गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है ज्यामिति की दूसरी एक्सरसाइज, जिसमें पढ़ना है थेल्स प्रमेय, जिसका दूसरा नाम होता है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। इसी का एक और नाम से हम लोग जानते हैं समानुपातिकता प्रमेय। चलिए हम लोग चलते हैं थेल्स प्रमेय की ओर और देखते हैं आखिर थेल्स प्रमेय किस प्रकार है। थेल्स और सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहूँगा कि आखिर प्रमेय किसको हम लोग कहते हैं। प्रमेय क्या है? वैसा ज्यामितीय तथ्य जो अभिगृहित की सहायता से तर्क द्वारा सिद्ध किया जाता है, प्रमेय कहलाता है। वैसा ज्यामितीय तथ्य जो अभिगृहित की सहायता से तर्क द्वारा सिद्ध किया जाता है, प्रमेय कहलाता है। अब बात आई अभिगृहित की। अभिगृहित किसको कहते हैं? तो वैसा ज्यामितीय तथ्य जो बिना प्रमाण के सत्य मान लिया जाता है। वैसा ज्यामितीय तथ्य जो बिना प्रमाण के सत्य मान लिया जाता है, अभिगृहित कहलाता है। जैसे एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है, एक रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, एक रेखा में अनंत बिंदुएं होते हैं, किसी तल पर अनंत रेखाएं एवं अनंत बिंदुएं हो सकते हैं। तो ये सब सारी चीज जो होता है अभिगृहित होता है, और इसी अभिगृहित की सहायता से तर्क द्वारा हम लोग प्रमेय को सिद्ध करते हैं। तो वैसा ज्यामितीय तथ्य जो अभिगृहित की सहायता से तर्क द्वारा सिद्ध किया जाता है, प्रमेय कहलाता है। इसके बाद एक होता है उपप्रमेय। वैसा ज्यामितीय तथ्य जो प्रमेय की सहायता से सिद्ध किया जाता है, उपप्रमेय कहलाता है। तो हम आगे की क्लासों में बहुत सारा प्रमेय, उपप्रमेय आप लोग को सिद्ध करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अब थेल्स प्रमेय की ओर। हम लोग को पढ़ना है थेल्स प्रमेय आज की क्लास, और इसके बाद पढ़ना है थेल्स के विलोम। चलिए थेल्स प्रमेय आखिर क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है, वे बिंदु भुजाओं को समानुपातिकतः विभाजित करती है। ये जो आपको लिखा हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है, तो वे बिंदु भुजाओं को समानुपातिकतः विभाजित करता है।
यही फेल्स प्रमेय है। इसका दूसरा नाम होता है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, समानुपातिकता प्रमेय। चलिए अब हम इसको सिद्ध करते हैं कि आखिर कैसे किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर जब हम खींचेंगे रेखा तो अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटेगी वे बिंदु भुजाओं को समानुपातिकता विभाजित करेगा, मतलब 2 या 2 से अधिक अनुपात आपस में समान होंगे। इसके बारे में तो सबसे पहले हम लोग प्रमेय को सिद्ध करने में जिस तरह से यहाँ जो दिया हुआ लाइन है इसको पढ़ेंगे और इसके बाद फिगर बनाएंगे और उस आधार पर आपको सिद्ध करना है। तो यदि किसी त्रिभुज में, तो एक त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज हमने ले लिए। इसमें कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, एक त्रिभुज ले लिए जिसका नाम है ए बी सी। अब एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम हम लोग देंगे PQ। खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजा मतलब BC के समानांतर हम एक रेखा खींचे हैं जिसका नाम है PQ। तो त्रिभुज के अन्य दो भुजा है AB और AC, तो इसको P और Q बिंदु पर काटती है। यही यहाँ पर कह रहा है कि अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु भुजाओं को समानुपातिकता विभाजित करता है। चलिए देखते हैं। किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने में सबसे पहले जो दिया हुआ रहता है उसको लिखते हैं। ये है मतलब क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींचा हुआ है। त्रिभुज ABC में PQ समानांतर BC, ये आपको दिया हुआ है। अब क्या सिद्ध करते हैं, इसको लिखेंगे। दैट क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि AP बटे BP बराबर AQ बटा QC। इसको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको बनावट की आवश्यकता पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन लेंगे, कंस्ट्रक्शन बनावट, यहां से इसको मिलाएंगे। क्यों मिलाएंगे? तो आगे जब आप लोग प्रमेय पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों मिलाया हुआ था। इसको यहाँ से यहाँ मिला लेंगे, इससे यहाँ पर इस पर लंब लेंगे जिसका नाम देते हैं हम लोग N, और यहाँ से इस पर लंब लेंगे इसका नाम देते हैं M। ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्शन हुआ। जो कंस्ट्रक्शन लिए उसको यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे बिंदु E से PN लंब AC एवं UM लंब AB तथा क्या किए हैं? किए हैं कि PC एवं BQ को मिलाया, इसको मिला दिया। चलिए, तो ये कंस्ट्रक्शन हुआ। इसके बाद अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। हमको सिद्ध करना है AP बटा BP बराबर AQ बटा QC। चलेंगे, सबसे पहले ऊपर वाला त्रिभुज APQ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ पर, यानी कि
एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ई बी क्यू। अब हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना। यहाँ लिखेंगे 1/2। अब ए पी क्यू त्रिभुज है, ए पी क्यू। इस त्रिभुज में अगर आधार हम लेंगे ए पी, ठीक है, आधार ले लिए ए पी, तो ऊंचाई कौन होगा? तो ऊंचाई होगा एम क्यू। 1/2 आधार ए पी गुना ऊंचाई कौन होगा? एम क्यू। एम क्यू बट्टा 1/2। अब नीचे वाला त्रिभुज इसमें पी बी क्यू जो आपको दिखाई दे रहा है, पी बी क्यू, इस त्रिभुज में चलेंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार हो जाएगा आपका बीपी और गुने ऊंचाई इसका कौन होगा? तो ऊंचाई आपको ये वाला होगा, क्योंकि इस तरह से अगर त्रिभुज रहता है यहाँ पर इस तरह से देख लें, तो इसका ऊंचाई कौन होगा? तो इसको हम आगे इस तरह से बढ़ाते हैं और इसके सामने वाला शीर्ष से इस पर लंब खींचते हैं, यही ऊंचाई होता है। यहाँ पर है बी, यहाँ पर है पी और यहाँ पर है आपका क्यू। क्या करेंगे? यहाँ पर इसको आगे बढ़ाएंगे, बी को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से इस पर लंब, वही काम हमने किया। यहाँ ऊंचाई क्या होगा? एम क्यू होगा, एम क्यू। अब एम क्यू से एम क्यू कटेगा, 1/2 कटेगा। चलिए अब क्या होगा? जो बचा उसको लिखते हैं, बच गया ए पी बटा डी पी। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट करेंगे, समीकरण फर्स्ट। फिर आगे चलेंगे। अब कहाँ चलेंगे? तो अब इस साइड चलेंगे। हमें आ गया ए पी बटा बी पी जो परिस्थिति करना था वो आ गया। अब ए क्यू बटा क्यू सी लाना है, देखते हैं ए क्यू बटा क्यू सी। तो पुनः फिर उसी त्रिभुज में चलेंगे ऊपर, यानी कि त्रिभुज ए पी क्यू में, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बटा, फिर चलेंगे इस त्रिभुज में, त्रिभुज पी सी क्यू, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज पी सी क्यू में। इसमें उसी तरह से 1/2 आधार। अब आधार ए क्यू लेंगे, ए क्यू और गुने ऊंचाई कौन होगा? ये होगा, मतलब पी एन 1/2। अब आधार क्यू सी और गुने ऊंचाई, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसके सामने वाला शीर्षलंब अर्थात ऊंचाई, यानी कि पी एन। अब पी एन से पी एन कटेगा, 1/2 कटेगा, बच गया आपका ए क्यू बटा क्यू सी। इसको हम लोग समीकरण सेकंड लेंगे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? तो देख रहे हैं कि ए पी बटा बी पी समीकरण फर्स्ट के RHS में है और समीकरण सेकंड के RHS में है ए क्यू बटा क्यू सी, ठीक है। चलिए, तो समीकरण में फर्स्ट और सेकंड में दोनों हमको दिखाई दे रहा है कि ए पी बटे बी पी और ए क्यू बटे क्यू सी है, और ये दोनों आपस में बराबर शिफ्ट करना है। कैसे होगा? तो अब हम लोग LHS तो नज़र आ रहा है, अब RHS में कल्पना करते हैं कि RHS क्या है, बराबर है या नहीं। तो देखते हैं समीकरण फर्स्ट के LHS और समीकरण सेकंड के LHS दोनों में आपका जो है ऊपर वाला त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू दोनों में है, समीकरण फर्स्ट में भी है और समीकरण सेकंड में भी है। अब नीचे वाला को देखेंगे, नीचे वाला त्रिभुज जो है ई बी क्यू और पी सी क्यू। चलिए देखते हैं, ई बी क्यू ई वाला त्रिभुज है यहाँ पर, और पी सी क्यू यानी कि ये वाला त्रिभुज है। यही दोनों त्रिभुज बट्टा के नीचे समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों में है। ये दोनों क्या बराबर हो सकता है? तो हो सकता है। हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, उसमें था कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा के बीच बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। 9th क्लास में, पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि एक ही आधार एवं एक ही समांतर रेखा के बीच बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। तो देखिए यहाँ पर
ये जो दिखाई दे रहा है आप लोग को पी क्यू, एक इस तरह से है, इसका नाम है पी, यहाँ है बी, यहाँ है क्यू, और एक यहाँ से इस प्रकार है, इसका नाम है सी। अगर यहाँ से यहाँ हम इसको आधार को अगर हम नहीं मिलाते हैं तो दोनों त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। अर्थात ये जो आपको दिखाई दे रहा है पी बी क्यू और पी सी क्यू कहाँ है, तो एक ही आधार, ये जो पी क्यू दिखाई दे रहा है पी क्यू पर है, और एक नीचे रेखा जो है बी सी है, और पी क्यू और बी सी दोनों आपस में समानांतर है। बाय गिवन से दिया हुआ है कि बी सी और पी क्यू क्या है, आपस में समानांतर है। तो हम देख रहे हैं कि एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज बन रहा है और एक ही समानांतर रेखा के बीच बन रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि एक ही आधार तथा एक ही समानांतर रेखा के बीच बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो जानते हैं कि एक ही आधार तथा एक ही समानांतर रेखा के बीच स्थित दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। ये हो गया। अब देखिए कौन कौन त्रिभुज है, तो त्रिभुज यहाँ पर है आपका एरिया ऑफ त्रिभुज पी बी क्यू बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज पी सी। ये दोनों त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में बराबर है। ये दोनों जो त्रिभुज है समीकरण फर्स्ट और सेकंड के एलएचएस में। तो अब हम देख रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट का एलएचएस समीकरण सेकंड के एलएचएस के बराबर है, क्योंकि ऊपर में आपको एरिया ऑफ त्रिभुज एपीक्यू, समीकरण सेकंड में भी ऊपर में क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज एपीक्यू है, और बट्टा के नीचे में यहाँ पीडी क्यू है, तो यहाँ पीसी क्यू है, जो कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यहाँ से बराबर है ना। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या पा रहे हैं, तो पा रहे हैं ए पी बटा बी पी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। यही प्रूफ करना था। प्रूफ क्यों प्रूफ हुआ, क्योंकि समीकरण फर्स्ट और सेकंड के दोनों के एलएचएस बराबर है। जब एलएचएस बराबर है तो इसका मतलब आरएचएस बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ थेल्स प्रमेय। ठीक है, चलिए तो हम लोग समझें कि थेल्स प्रमेय किस प्रकार सिद्ध होता है, कैसा थेल्स प्रमेय होता है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं कि थेल्स प्रमेय में होता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है, वे बिंदु भुजाओं को समानुपातिकता विभाजित करती है। और इसमें आपका प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम लोग जो प्रमेय दिया हुआ है उसी आधार पर फिगर बनाते हैं। इसी मैथ को हल करने के लिए सबसे पहले आप उसको पढ़िए, इसके बाद फिगर बनाइए। जब सही से फिगर बन जाएगा तो आपका मैथ आधा सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ था कि यदि किसी त्रिभुज में, तो यहाँ एक त्रिभुज की रचना हम लोग किए, त्रिभुज ए बी सी। अब कह रहा है कि एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, तो एक भुजा बी सी जो है इसके समानांतर हम पी की एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, तो फिर कह रहा है खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है, वे बिंदु भुजाओं को समानुपातिकता विभाजित करती है। तो यहाँ पर ये जो है ए पी और बट्टा बी पी, ए क्यू बट्टा क्यू सी, ये दोनों क्या है,
अनुपातिकता विभाजित करता है। कौन बिंदु? पी और क्यू। तो यहाँ पर गिवन में क्या दिया हुआ? त्रिभुज एबीसी में पी क्यू समांतर बीसी। सिद्ध क्या करना है? तो एपी बट्टा बीपी बराबर ए क्यू बट्टा क्यू सी। ठीक है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमें कंट्रैक्शन की आवश्यकता पड़ेगा, बनावट की आवश्यकता पड़ता है। तो बनावट में हम क्या लिए? यहाँ से बी क्यू और पी सी को मिलाएं, इसके बाद पी एन लंब ए सी और क्यू एम लंब ए बी लिया। ठीक है, यहाँ कंट्रैक्शन में। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करेंगे, हमको लाना है ए पी बट्टा पी बी बराबर ए क्यू बट्टा क्यू सी। तो सबसे पहले त्रिभुज इसमें चले, ए पी क्यू में, और इसके बाद पी बी क्यू में। मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज बी पी क्यू। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो उसको हमने लिख दिया 1/2 आधार। आधार कौन है? ए पी है। ऊंचाई कौन है? तो यहाँ से एम क्यू है। ठीक है, नीचे में पी बी क्यू त्रिभुज में, पी बी क्यू त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार पी बी हो गया और ऊंचाई एम क्यू, ये एम क्यू ऊंचाई हो गया। तो एम क्यू से एम क्यू कट गया, ए बी 1/2 कट गया, बचा क्या? ए पी बट्टा पी बी। ए पी बट्टा बी पी, ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। इसके बाद ना फिर चलेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पी सी क्यू में। यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पी सी क्यू में। तो यहाँ भी उसी तरह से चलेंगे, 1/2 आधार गुण ऊंचाई, आधार ए क्यू ऊंचाई पी एन। अगर आधार जो लेंगे ए क्यू लेंगे और ऊंचाई क्या हो जाएगा? पी एन हो जाएगा। ठीक है, ई हो गया। नीचे में है एरिया ऑफ त्रिभुज पी सी क्यू, तो 1/2 आधार, आधार क्या है? क्यू सी गुने पी एन। तो हो गया ए क्यू बट्टा क्यू सी, समीकरण सेकेंड। अब इसके बाद आर एच एस में दोनों मिल रहा है, ए पी बट्टा बी पी, ए क्यू बट्टा क्यू सी, जो कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड है। यहाँ पर हमको सिद्ध भी करना था। तो हम लोग 9th क्लास में एक चीज़ पढ़े थे कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा के बीच बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, ये हम लोग जानते थे। तो इस आधार पर यहाँ लिखें, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। तो वह कौन सा त्रिभुज है? तो है ई बी क्यू और पी सी क्यू। ये दोनों त्रिभुज क्या है? आपस में बराबर है, क्योंकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। तो ये आपको हुआ ई बी क्यू, एरिया ऑफ त्रिभुज पी बी क्यू बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज पी सी क्यू। ये दोनों बराबर हो गया। अब ये दोनों बराबर जब है तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड के दोनों को एल एच एस में देख रहे हैं, पूरा जो ऊपर वाला है समीकरण फर्स्ट के एल एच एस समीकरण सेकेंड के एल एच एस के बराबर है। इसका मतलब कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से जब एल एच एस दोनों के बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगा। इस तरह से प्रूफ हो गया। ये आपका हुआ थेल्स प्रमेय। ठीक है, फिर अगली क्लास में इसके बाद हम बताएंगे थेल्स प्रमेय का विलोम, जो कि अगले क्लास में होगा, अगले वीडियो में होगा। आप लोग इसको बढ़िया से देखिए, पढ़िए। जहाँ समझ में नहीं आए तो वीडियो के बाद इसमें कमेंट कीजिए, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स।